नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 के सेल चैप्टर का ये 20वां भाग वीडियो नंबर 20 करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा है, केंद्रिका के बारे में पढ़ा है। तो केंद्रक से आपको याद होगा कि केंद्रक जो है कोशिका के अंदर में, कोशिका ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर में यहाँ पे एक केंद्रक होता है, ठीक है। और उस केंद्रक के अंदर में ऐसे ये चाउमीन टाइप का जो आपको दिख रहा है, ये क्रोमेटिन होता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन जो है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, कोशिका विभाजन होने वाला होता है, तो कुछ इस तरह का आकार बना लेता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आकार बना लेता है और जब ये इस तरह का आकार ले लेता है तब हम इसको क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। यही इसका लिखा हुआ है कि कोशिका केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम जो होते हैं महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। ये दिख रहे होंगे आपकी कुंडलित धागे के रूप में क्या है, आपको दिख रहे हैं। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये छड़ के आकार के दिखाई देने लगते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है तो ये क्रोमेटिन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? क्रोमेटिन होते हैं। याद रखिएगा, क्रोमेटिन ये। और जब कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है तो ये क्रोमोसोम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमोसोम के रूप में इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उसके 3 भाग होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। पहला भाग पेलिकल, दूसरा भाग मैट्रिक्स और तीसरा भाग क्रोमेटिड्स। पेलिकल जो होता है गुणसूत्र का सबसे बाहरी वाला आवरण, यानी कि वो जो जिस लेयर से गुणसूत्र घिरा हुआ होगा वो पेलिकल कहलाएगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग, जो बाहरी कवरिंग है उसका वो क्या कहलाएगा बताइए? पेलिकल कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो इसका आउटर कवरिंग होगा, ये नीचे वाले फिगर में देखिए, ये जो इसका आउटर कवरिंग है ये वाला, यही क्या कहलाएगा? पेलिकल कहलाएगा। दूसरा आता है मैट्रिक्स। तो ये पेलिकल के अंदर में, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। एक क्रोमोसोम की हम बात करें, ऐसे तो पेयर में होता है। तो ये क्रोमोसोम जो हो गया, इसके ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया हमारा पेलिकल। और पेलिकल के अंदर में जो ये पार्ट बच गया, जो ये एरिया बना, ये एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। पेलिकल के अंदर में जो एरिया बनता है, जो एरिया बना, वही क्या कहलाएगा? हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो पेलिकल और मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा चीज है हमारा क्रोमेटिड्स। क्या है तीसरा चीज? हमारा क्रोमेटिड्स है। तो मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे की समान रचना दिखाई देती है, जो अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स कहलाती है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा होगा कि 2 धागा की तरह रचना जो है ऐसे कुंडलित है। कुंडलित का मतलब समझते हैं ना, जो ऐसे ऐसे करके हो, ठीक है। ये तो ये जो बन रहा है, तो यही जो दोनों धागे हैं, यही दोनों धागे की तरह जो रचना है, ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। क्या? क्रोमेटिड्स, या फिर क्रोमेटिड्स को हिंदी में हम लोग अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अभी तक हमने पढ़ा कि जो क्रोमेटिन है वह गुणसूत्र, वो केंद्रक के अंदर में होता है। जब वो कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले रहा होता है तो क्रोमेटिन होता है। जब कोशिका विभाजन में भाग लेना शुरू कर देता है तो क्रोमोसोम कहलाता है। इस क्रोमोसोम के का 3 पार्ट। पहला पार्ट कहलाता है हमारा पेलिकल, जो क्रोमोसोम का सबसे बाहरी पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है मैट्रिक्स, जो भी एरिया घिर गया इस पेलिकल से, वो कहलाएगा मैट्रिक्स। और तीसरा पार्ट हम क्या बोले हैं? क्रोमेटिड्स बोले हैं। मतलब कि जो गुणसूत्र को और ज़्यादा जूम करके देखेंगे कि तो हमको दिखाई देगा कि 2 या 2 से अधिक धागे की तरह रचना जो होती है ना, इसमें ऐसे ऐसे कुंडलित रूप में दिखाई देती है। और ये हमारी क्या कहलाती है? क्रोमेटिड्स कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, ये 2 है ना, तो दोनों को मिला के क्रोमेटिड बोलेंगे। लेकिन ये यहाँ पे हम आपको फिर से समझाते हैं कि जैसे कि
इस रचना को हम अगर बाहर निकालें तो हम क्या देखते हैं, ये कुछ इस तरह की दिखेगी, कुछ इस तरह से ये दिखेगी, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ एक धागा का अगर हम बात करेंगे तो वो क्रोमोनीमेटा कहलाएगा। क्रोमोनीमेटा क्या कहलाएगा, क्रोमोनीमेटा। और दोनों धागा या दो से ज़्यादा धागा की बात करेंगे तो क्रोमेटिड्स या फिर अर्धगुणसूत्र। लेकिन अगर दोनों धागा या फिर दो से ज़्यादा धागा है उसका अगर हम बात करेंगे तो वो क्रोमोनीमेटा कहलाने लगेगा। ओके, और ये जो क्रोमोनीमेटा आप हमको दिखाई दे रहे हैं कि इतना दूर है, एक्चुअली में इतना दूर नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद में इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही आपस में सटे हुए होते हैं, ठीक है। अब याद रखिए कि जो क्रोमेटिन है, कौन सा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कब कहलाएगा, थोड़ा देर पहले बताए हैं शुरू में ही कि क्रोमेटिन कहलाता है जब वो कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले रहा हो, जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं हो रही हो तो क्रोमेटिन ही ना आगे चल के क्या बना लेता है, क्या किस रूप में आ जाता है, क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है। तो ये जो क्रोमेटिन बोलो या फिर क्रोमोसोम बोलो, वो किसके बने होते हैं, डीएनए के या फिर हिस्टोन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किसके, डीएनए के या फिर हिस्टोन नामक प्रोटीन के ये बने होते हैं, ठीक है। और डीएनए के खंड जीन हैं जो क्रोमेटिड की पूरी लंबाई में दाने की तरह दिखते हैं। इसको आप इसके फिगर से, यहाँ वाले फिगर से समझिए। ये एक क्रोमेटिड हो गया, क्रोमोनीमेटा बोलिए या फिर क्रोमेटिड बोलिए। अब इसमें आप देखिए गोल गोल दाने की तरह जो रचना दिखाई दे रही है वो प्रोटीन है, वो क्या है, प्रोटीन है। और ये जो हरा हरा सा दिखाई दे रहा है जिसको बांध के रखे हुए हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हिस्टोन, ये कहलाएगा आपका, ये जो गोल गोल रचना है वो कहलाएगा आपका डीएनए, ठीक है। और वो कहलाएगा डीएनए, डीएनए का खंड कहलाएगा। और उसके बाद में जो रस्सी की तरह रचना हो हिस्टोन प्रोटीन कहलाएगा। तो डीएनए के खंड जीन हैं जो क्रोमेटिन की पूरी लंबाई में दाने की तरह दिखते हैं। ये जो दाना की तरह दिख रहा है ये सब क्या है, प्रोटीन होता है। आगे बढ़े, अब एक चीज़ आपको जानना है कि क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड हैं, देखिए ये जो क्रोमेटिड हैं ये आए आपस में यहाँ पे, अब एक जगह ये मिलेंगे, एक जगह पे क्या होंगे, ये मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं, और जो यहाँ पे आके मिल रहे हैं तो ये जो पार्ट कहलाएगा जहाँ पे आके मिल रहा है इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रोमियर। तो जो क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड होते हैं वो कहाँ पे आके मिलते हैं, सेंट्रोमियर पे पास में आके मिलते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है। ये कैसे करता है, देखिए अगर यह सेंट्रोमियर यहाँ होता, ठीक है, तो क्या होता, क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा हो जाता, ठीक है। यही सेंट्रोमियर अगर यहाँ हो जाता तो भी क्या होता, तो क्रोमोसोम का साइज क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। तो अगर ये इधर उधर होगा तो साइज में क्या होगा, फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो वही कहता है कि सेंट्रोमियर ही क्या करता है, उसके साइज को निश्चित करता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और सोनी 55 करके मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, जो सेंट्रोमियर होते हैं, ये जो सेंट्रोमियर हुए जहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड आपस में आके जुड़ जाते हैं, मतलब कि जहाँ पर इंड हो रहा है, बंधा रहा है, ठीक ना। तो जब सेल डिवीजन होता है ना तो एक्चुअली में ये दो भाग में बट जाता है, ठीक है, ये दो भाग में बट जाता है। तो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनता है जिसको तरकु सूत्र भी कहा जाता है, जो आपको आगे पढ़ना है, इस क्लास 9 में उतना डीपली नहीं पढ़ना है। लेकिन इतने याद रखिए कि जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का आकार निश्चित तो करता ही है, साथ ही साथ कोशिका के विभाजन के समय में स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। ओके, फिर कहता है कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम दो भाग में बढ़ जाता है। सही बात है, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया, और ये दोनों भाग का जो अलग अलग आर्म बनेगा उसको हम लोग आर्म बोलेंगे या फिर बाहु बोलेंगे। इसको आप इस फिगर से समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये यहाँ पे सेंट्रोमियर हो गया, अभी दो पार्ट में बट गया, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। तो ये जो बना, ये जो बन रहा है ना, ये इसका आर्म कहलाने लगेगा। ये इसका क्या कहलाने लगेगा, आर्म कहलाने लगेगा। ओके, अब हमको प्राथमिक संकुचन पढ़ना है और द्वितीयक संकुचन पढ़ना है। प्राथमिक संकुचन में कहता है कि दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर जब संकुचन हो, कहना ये है कि देखिए ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इसका दोनों आर्म हो गया, एक आर्म इधर हो गया और एक आर्म इधर हो गया। तो जो दोनों आर्म के जगह पर अगर ये संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा।
लेकिन अगर सिर्फ एक आर्म पे ही आपको संकुचन दिखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संकुचित हो रहा है, तो इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि सेकेंडरी संकुचन बोलेंगे। चाहे यहाँ पे देखिए ये एक अलग आर्म था और यहाँ पे संकुचन हो रहा है तो सेकेंडरी। और अगर दोनों आर्म पे मतलब देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं ना था, लेकिन अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर होता, ठीक ना, जहाँ से ये दो पार्ट में बंटता, तब ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में आ जाता। लेकिन अभी सेंट्रोमियर इसका यहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक आर्म पे अगर कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो सेकेंडरी, और जहाँ पर सेंट्रोमियर है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे संकुचन होगा ही होगा, तो वहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, प्राइमरी संकुचन होता है। टेलोमियर क्या होता है, तो जो गुणसूत्र है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका टेलोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम का सबसे शीर्ष भाग होता है, इसमें आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कैसे निर्धारित होगी। तो याद रखिएगा कि हर एक जीव में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे हम मनुष्यों में 46 होता है जो जोड़ा में पाया जाता है, 2 का जोड़ा बनता है तो 23 जोड़ा होता है। जो ये ड्रेसोफिला यानी कि मक्खी है, इसमें 8 होता है यानी कि 4 जोड़ा। मकई में क्या होता है, 20 होता है यानी कि 10 जोड़ा। और टमाटर में 24 यानी कि कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। और आलू में 48 यानी कि कितना जोड़ा, 24 जोड़ा। अब आप बताइए, और आपको हाथी का बताना है कमेंट करके कि हाथी में कितना क्रोमोसोम होता है। अब आप एक चीज़ दिमाग लगा के देखिए कि हम मनुष्य हैं, आलू के कंपेरिजन में तो बड़े ही हैं, लेकिन मनुष्य में कितना है, 46 में है, और आलू में कितना है, 48 है। तो आप ये मतलब कि साइज के अकॉर्डिंग ये मत सोच लीजिएगा कि किसी का साइज ज़्यादा है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। साइज के आधार पर क्रोमोसोम की संख्या निर्धारित नहीं होती है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और हाथी में कितना क्रोमोसोम होंगे वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हमको पढ़ना है समजात होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो देखिए समजात क्रोमोसोम कहता है कि जैसे कि देखिए एक होता है प्लॉइडी, माने कि गुणिता हमको पढ़ना होगा आगे के क्लास में, क्लास 11 में आपको पढ़ना होगा गुणिता। एक होता है हैप्लॉइड जिसको अगुणित बोलते हैं। फिर डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित बोलेंगे। ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित बोलेंगे, ठीक ना, ऐसे हमको पढ़ना होगा। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए। हैप्लॉइड में होगा ना कि जोड़ा में नहीं पाया जाता है, सिर्फ अकेले पाया जाता है। डिप्लॉइड में क्या होगा ना कि क्रोमोसोम जो होगा ना 2 गो के पेयर में पाया जाता है। ट्रिप्लॉइड में क्या होगा ना 3 गो के पेयर में पाया जाएगा। तो जो हम मनुष्य होते हैं ना वो हम लोगों में डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित होते हैं, ठीक है। हम लोग में जो क्रोमोसोम होता है ना वो जोड़ा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और समजात क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पहला जोड़ा है, ठीक है, पहला जोड़ा क्रोमोसोम है। तो पहला जोड़ा क्रोमोसोम है ना, तो ये माता का है, हो सकता है एक, जिसमें से एक जो होगा ना एक पिता से आएगा और दूसरा माता से आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए, मान के चलते हैं कि ये मान लीजिए कि इसका 15वां जोड़ा हो गया, ठीक है, ये 15वां जोड़ा है। तो 15वां जोड़ा में अगर यहाँ पे आँख का इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे भी आँख का इन्फॉर्मेशन होगा, माने कि दोनों के सेम लेंथ में जाके आँख का इन्फॉर्मेशन होगा कि बच्चा का आँख का कलर, आँख का साइज, ये सब किस टाइप का होगा, किस, जैसे कि कोई बच्चा का भूरा हो जाता है, किसी बच्चे मैक्सिमम का काला ही होता है, मतलब कि आँख का जो कलर है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो कैसा होगा। तो होगा क्या कि माता का भी जीन से आएगा वो गुण और पिता के जीन से भी वो गुण आएगा, ठीक है। और दोनों सेम जोड़ा में आएगा। सेम जोड़ा कहने का मतलब क्या है कि अगर 15वां में आँख का है तो 15वें में ही वो आएगा। तो ऐसे को ही हम लोग समजात क्रोमोसोम बोलते हैं। समझ में आई बात। तो लेंथ सेम होता है, सेम लेंथ पर होता है, सेम पोजीशन पे भी वो जीन होता है। हैप्लॉइड समझाए ही कि अकेले रहता है, इसको एन से दिखाएंगे। और डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है जो कि जोड़ा में होता है, हम लोगों में जोड़ा में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इतना ही इसमें था हम लोगों को पढ़ना कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, और ये इसके कितने पार्ट होते हैं, यही सब इसमें पढ़ना था। आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके सोनी 55 सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको इसका टेलीग्राम मिल जाएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ में, बाकी फ्रेंड्स के साथ में। और अगर चैनल पर नए होंगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको नए नए अपडेट्स देते रहें, नए नए वीडियो आपके लिए डालते रहें, तो आपको अपडेट मिलती रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।